जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज कैडी शर्मा फ्रॉम कोटा। आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल कैडिस लैंग्वेज। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी हेल एंड हार्टी। कल के व्याख्यान में मैंने आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्रिया और कर्ता के बीच यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किस प्रकार का एग्रीमेंट होता है, किस प्रकार का समझौता होता है। एक क्रिया सदैव अपने कर्ता का फॉलो करती है, यानी कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। क्रिया सदैव अपने कर्ता के पर्सन और नंबर का फॉलो करती है। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, वो भी चर्चा आपसे कर दी थी। आज मैं आपको लेकर आ रहा हूँ इसके कुछ खास रूल्स, कुछ खास कंसेप्ट जहाँ से बहुधा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है साहब, तो उठाइए पेन और नोटबुक और तैयार हो जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसा मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप प्रश्नों का जवाब दोगे, आज भी बोल रहा हूँ कि आप जवाब दोगे, बशर्त जैसे कहा जाए फॉलो करना। पेन और नोटबुक उठाइए और देखिए। बिना भूमिका के आपसे बता रहा हूँ, कल मैं सब कुछ बता गया था कि क्या होता है, कैसे होता है। आज हम उन कुछ खास महत्वपूर्ण जो रूल्स है या जिनसे कहूँ कि मैं कंसेप्ट है, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, कहते हैं कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हों, सिंगुलर सब्जेक्ट किससे? एंड से। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो आपकी जो वर्ब है, वी फॉर वर्ब और पी फॉर प्लुरल। वी का आशय है वर्ब और पी का तात्पर्य है प्लुरल। सिंगुलर सब्जेक्ट दो एंड से जुड़ रहे हैं तो क्रिया बहुवचन की आएगी। अब हिंदी में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हों तो क्रिया सदैव प्लुरल आती है। एंड इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश देन यू कैन, इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब मस्ट बी प्लुरल। पर मैं तो आपसे चाहूँगा कि लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपली बस इतना सा उतार लीजिए। और चूंकि आप मेरे साथ साथ सुन ही रहे हो, समझ ही रहे हो, अभी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। और यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो तो क्रिया प्लुरल होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा, राम एंड श्याम आर टीचर्स। राम एंड श्याम आर टीचर्स। गायत्री एंड सावित्री लव ऑब्लिक लव्स ईच अदर। रैना एंड धोनी आर फ्रेंड्स। अब आप यहां देखिए, अगर मैं इसके साथ इज भी लिख दूं और यहां तो आपने देख लिया, यहां भी इज लिख दूं, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में से चुनना है। राम और श्याम एंड से जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से क्रिया बहुवचन की आनी चाहिए। गायत्री एंड सावित्री लव ऑब्लिक लव्स ईच अदर। यहाँ आप ध्यान रखना, मैंने कल के व्याख्यान में बहुत प्रगाढ़ता से बताया था और पुनः आपको स्मरण करवा रहा हूँ कि जहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं तो वो क्रिया एक वचन की हो जाती है, जबकि क्रिया का जो एस या एस रहित रूप जो होता है, फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया का होता है, वो सदैव बहुवचन माना जाता है। लेकिन उसके अंतर्गत अगर एस या एस लगा दे तो वो एक वचन हो जाती है। और यहाँ आप देखेंगे ये बहुवचन की क्रिया है और ये एक वचन की क्रिया है। और क्रिया का रूप निर्धारण होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, उसके सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट अगर बहुवचन मानोगे तो लव आएगा, एक वचन मानेंगे तो लव्स आएगा। हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हों सिंगुलर तो वहाँ क्रिया बहुवचन की आती है, यानी कि लव्स नहीं आकर यहाँ आना चाहिए। लव इसका तात्पर्य हो गया गायत्री और सावित्री एक दूसरे को प्रेम करती है।
तीसरा, रैना एंड धोनी इज ऑब्लिक आर फ्रेंड्स। रैना और धोनी फ्रेंड है, दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है और चूंकि एंड से जुड़ रहे हैं तो क्रिया यहाँ पर भी बहुवचन की आएगी। यहाँ से कभी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आता। जी हाँ, यहाँ से जनरली प्रश्न नहीं आते। तो प्रश्न कहाँ से आता है? ठीक इसके आगे से। देखो इनको उतार लो, मैं हटा रहा हूँ। देखो इसके जस्ट बाद का जो हमारा रूल है या जो कंसेप्ट है वहाँ से बहुधा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो तो दूसरा क्या है कि एंड से जुड़ रहे हों लेकिन वो किसी एक ही आइडिया को किसी सिंगल यूनिट की ओर इशारा कर रहे हों तो फिर क्रिया एक वचन की हो जाती है। फिर सुनो मैंने क्या बोला। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हों लेकिन वो दोनों अलग अलग अर्थ नहीं देकर किसी एक ही आइडिया की ओर इशारा कर रहे हो, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हो या सिंगल यूनिट की डिनोट करते हो तो क्रिया एक वचन की आती है। तो हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हों लेकिन वो एक ही विचार को प्रकट करते हों या वो एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हो तो वहाँ पर क्रिया एक वचन की आती है। अब कैसे कहेंगे इसको? अगर अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो क्या कहोगे? इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई एंड बट दे एक्सप्रेस वन आइडिया और अ सिंगल यूनिट द वर्ब शुड बी सिंगुलर। खैर ये सब छोड़ो, आप तो आइए मैं कुछ जो लिखा रहा हूं। देखो ब्रेड एंड बटर, कुछ लोग इनको पेयरिंग वर्ड्स बोल देते हैं लेकिन कंसेप्ट ये है कि वस्तु तो वह एक अर्थ की ओर इशारा करते हैं। देखो ब्रेड एंड बटर स्लो एंड स्टेडी एज एंड एक्सपीरियंस टाइम एंड टाइड hammer and sickle crown and gallery rise and fall rise and fall flesh and blood heart and soul truth and honesty विस्की, एक ये भी लिख लीजिएगा, विस्की एंड सोडा, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर हो गया, यस, राइस एंड करी, हॉर्स एंड लिखा देखिए, ये है ना, हॉर्स एंड कैरेज। अब देखिए मैंने आपके समक्ष 10-12 शब्दों के जोड़े लिख दिए, इनके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर आती है। पहले सुनो ना ध्यान से क्या करना चाह रहा हूं। इनके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर आती है जबकि ये एंड से जुड़ रहे हैं और एक वचन है। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक इतना है कि ये दोनों देखने में अलग अलग हो रहे हैं लेकिन किसी एक ही आइडिया, एक ही वस्तु, एक ही विचार की ओर ये इशारा कर रहे हैं। तो क्या कहा मैंने कि जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े लेकिन वो किसी एक ही आइडिया की ओर संकेत करते हो, एक ही विचार की ओर, एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हो, तो वहां हमारी क्रिया सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो जरा इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इस टाइम एंड टाइड पर स्टार लगाना,
क्यों लगा रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। हटा दूँ, देखो पहले उसी से शुरुआत कर देता हूं मैं। देखो, टाइम एंड टाइड वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नॉन। मैंने वहां स्टार लगाया था, उसके पीछे की लॉजिक ये है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही आइडिया की ओर, एक ही वस्तु की ओर, एक ही विचार की ओर वो संकेत कर रहे हो तो क्रिया सिंगुलर आती है। जी हाँ, लेकिन टाइम और टाइड इसके साथ लेकर मतभेद है, ग्रामेरियन में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि इसके साथ बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि इसके साथ एकवचन की क्रिया आनी चाहिए। और वैसे जो जितने भी हमारे ओल्ड लिटरेचर और ओल्ड बुक्स है उनमें एकवचन की क्रिया ही मिलती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत अधिकांश या अधिकतर जो ग्रामेरियन है वो इसके अंतर्गत बहुवचन की क्रिया मानते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि पहला निष्कर्ष है कि बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही स्वीकार किए जा सकते हैं इसमें। लेकिन मेरा आपसे परामर्श है कि आप जो पारंपरिक रूप से प्रचलित है वेट्स को प्रायिकता देना। किसको दोगे? वेट्स। ये तो मानते हो ना कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे लगते हैं एकवचन हो जाती, तो ये एकवचन होगी और ये बहुवचन होगी। आपको बुक्स में भी दोनों मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको वेट्स मिलेगा और कुछ बुक में आपको वेट मिलेगा। कितने बच्चों ने देखा है? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। दोनों मिलेंगे और कहते हैं कि दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ यही मानते हैं और कुछ ये मानते हैं, पर ये पारंपरिक है, हमारे जो ओल्ड बुक और लिटरेचर उसके अंतर्गत भी इसी का उल्लेख है। चलिए साहब, दूसरा आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी विन ऑब्लिक विंस द रेस। मैं पहले कुछ 2-4 सेंटेंस आपके समक्ष लिख देता हूं। विस्की एंड सोडा इज नॉट served here. Bread and butter is my favorite dish. तीन चार सेंटेंसेस आपके समक्ष है, एक और नोट कर लीजिएगा। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स ऑब्लिक ब्रिंग विजडम आर और आर। देखो, 5 वाक्य आपके समक्ष में पहले वाली की व्याख्या कर चुका कि टाइम एंड टाइड के अंतर्गत एक वचन की भी मानते, बहुवचन की भी मानते, लेकिन आप प्रायिकता एक वचन को देना, हालांकि दोनों एक्सेप्टेबल है। जिसका आशय क्या होता है? टाइम एंड टाइड, इसका तात्पर्य होता है कि जो अवसर है वो किसी का इंतजार नहीं करते, यानी कि आप टाइम का वैल्यू समझिए, मौके अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। स्लो एंड स्टडी विन ऑब्लिक विंस द रेस, ये आपके एग्जाम के पर्चे में आ चुका है। अब यहां आप देखो, स्लो एंड स्टडी दोनों किससे जुड़ रहे हैं? एंड से। ये बहुवचन और ये एकवचन अच्छे से मालूम है ना? अच्छे से मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगने के बाद वो एकवचन की हो जाती है, तो ये एकवचन है और ये बहुवचन है। लेकिन जब दोनों एक विचार की ओर संकेत कर रहे हों तो वहाँ क्रिया एकवचन की आती है। ये कह रहे हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो मतलब धीमा, स्टडी का मतलब होता है बिना परिवर्तन किए हुए।
आप धीमा चलिए पर आप रेगुलर जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहिए, जो जैसा कर रहे हैं वैसे करते हो पर रेगुलर करो तो आप रेस को जीत जाते हो। सुना भी होगा आपने कहानी के अंत में ये। तो मेरा आपसे यहाँ कथन क्या है कि यहाँ विंस आएगा, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ थोड़ी एक आध बात मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ ज़रा गौर करना कि एक आप पढ़ते हो स्टडी, ये वर्ब है, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है स्टडी, STEADY, जिसका तात्पर्य होता है बिना परिवर्तित किए हुए, जैसा है उसी क्रम में। तो आपने यहाँ क्या देखा है कि यहाँ हमने लगाया विंस, विस्की एंड सोडा दोनों साथ में ले जाते हैं, विस्की के साथ सोडा आप सब जानते होंगे। तो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं होकर के यहाँ पर एक ही भाव का प्रतिपादन कर रहे हैं, क्योंकि विस्की और उसके साथ सोडा एक पे हो जाता है। तो यहाँ आपको लगाना होगा इज विस्की एंड सोडा इज नॉट सर्व्ड हियर, यहाँ विस्की सोडा नहीं परोसा जाता। ब्रेड एंड बटर बहुत अहम है, ये भी एग्जाम में आता है। ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पर भी चूँकि किसी भोजन की थाली की ओर संकेत कर रहा है। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग ऑब्लिक ब्रिंग्स, एज के साथ साथ ही एक्सपीरियंस बढ़ता है। आपको मालूम है जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ जाती है एक्सपीरियंस उसका बढ़ता है। अपवाद सब जगह होते हैं, किसी का नाम लेकर आप बोल दो कि उनका तो बड़ा ही नहीं, लेकिन एज के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब मैं आपको यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, ब्रिंग्स और ब्रिंग, इसके अंतर्गत एक वचन की क्रिया कौन सी है, ब्रिंग्स, यानी कि हमारा यहाँ आना चाहिए क्या, ब्रिंग्स, ब्रिंग नहीं आएगा कि एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, ये आदमी बुद्धिमत्ता लाती है, उम्र और जो उसका तजुर्बा है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, ये दोनों बुद्धिमत्ता लाता है। तो कहने का मेरा आशय क्या है कि जहाँ हमें दिखाई तो दे रहे हैं कि वो दो है, लेकिन वो एक ही भाव की ओर संकेत करे। मैं आपको बोल चुका हूँ, क्या कहा था मैंने आपसे कि इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई एंड बट द एक्सपेक्ट्स वन आइडिया और अ सिंगल यूनिट, देन वर्ब शुड बी सिंगुलर, दोनों मिलकर के एक ही आइडिया को बता रहे हो। देखो आगे चले, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में और आना चाहिए, सुन लीजिए वो प्रश्न क्या आना चाहिए। देखो मैंने आपको 10-12 लिखा दिए जोड़े, सुनो ना ध्यान से, नहीं तो 2 दिन बाद प्रश्न दिमाग में आएगा। लेकिन प्रश्न भी तब दिमाग में आएगा जब इनको पढ़ोगे, ठीक से प्रैक्टिस करोगे। आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि यार एक बात बताओ, क्या पूरी अंग्रेजी में ये 10-12 जोड़े ही हैं? क्या 10-12 पेयर्स ही हैं क्या? या इनके अलावा कुछ और भी शब्द ऐसे हो सकते हैं जो एंड से जुड़े हों और एक ही भाव को प्रकट करते हों? इसका पता कैसे लगाएंगे? केवल इतना ही है क्या? तो यहां मेरा आपसे जवाब है कि इनके अलावा और भी हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे समझेंगे? आपको वाक्य पढ़ करके उस पूरे वाक्य में जो भाव होगा उसमें क्लू दिया गया होगा कि वो दोनों एक की ओर ही संकेत कर रहे हैं। तो वाक्य पढ़कर ही आप उसको तय कर पाओगे। यद्यपि 99% तो संभावना ये कि जो मैंने आपको लिखाया है, ये 12-13 जितने भी थे, इनमें से बन जाते हैं, आज तक इनमें से आए हुए हैं। पर अगर भिन्न भी जाता है, इनसे अलग भी पूछा जाता है, तब भी आप उसका सेंस देख करके बना सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसी पर आधारित जो मैंने लिखाया उनमें से नहीं है और एग्जाम में आया हुआ है। देखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ऑब्लिक makes you healthy wealthy and wise. Early to bed and early to rise make oblique makes you healthy, wealthy and wise. ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये आपके पर्चे में पूछा हुआ है। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, सोचना। इस बेड का तात्पर्य होता है बिस्तर, पलंग, बेड, ठीक।
लेकिन यहां ये बेड नाउन नहीं है, ये पलंग का काम नहीं कर रहा। इसका तात्पर्य सोने जाना, सोने जाना। तो अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी जगना या जल्दी उठना। अब एक बार बताओ, ये दोनों एक हैबिट को बता रहे कि नहीं बता रहे? एक हैबिट को बता रहे हैं ना, कि जल्दी सोना और जल्दी उठना आपको मैक्स यू हेल्दी, स्वस्थ, वेल्दी, समृद्ध एंड वाइज, बुद्धिमान बनाता है। यानी कि एक हैबिट को दर्शा रहा है ये। और जब ये हैबिट को दर्शा रहा है तो ये यहां पर अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज ये दोनों मिलकर के एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हमें यहां पर एक वचन की क्रिया लगानी पड़ेगी, बहुवचन की नहीं। और कितना अच्छा सेंटेंस है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स यू या मैक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। किसी भी व्यक्ति को वो बुद्धिमान बनाती है, समृद्ध बनाती है आदत, और स्वस्थ बनाती है। इसको और सामान्य बड़ा इजी ढंग से कहूं तो जरा देखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ऑब्लिक आर early to bed and early to rise is oblique are a good habit. Early to bed and early to rise is oblique are a good habit. यानी कि जल्दी सोना और जल्दी जगना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पुनः आप क्या लगाओगे? इज, क्योंकि वो किसी एक आदत की ओर डिनोट कर रहा है। ठीक है साहब, तो यहाँ आप समझ चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ आपको इसी श्रृंखला में। तीसरा रूल, और तीसरा रूल ये है मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरा ध्यान देना, आर्टिकल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये जुड़ा हुआ है आपका एंड से। आर्टिकल, सिंगुलर सब्जेक्ट और एंड, और पुनः इधर आपके समक्ष सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो आपकी वर्ब होगी वह सिंगुलर होगी। वी का मतलब वर्ब है और एस का मतलब सिंगुलर है। देखो, आर्टिकल, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, अंतर क्या है जी? यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ रहा है और यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। तो फिर यहां पर वो दोनों व्यक्ति एक ही होंगे। यानी कि आर्टिकल अगर एक ही जगह लगा है तो जरा देखते हैं कैसे। देखो, द मैनेजर एंड कैशियर wants to meet you. The manager and cashier wants to meet you. The principal and teacher working hard. The cricketer and actor is coming here.
द पोइट एंड टीचर, यहां पर भी आप इज ऑब्लिक आर नो मोर। अब आप जरा देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लग रहा हो, लेकिन एंड के बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों पर्सनैलिटी, दोनों पर्सन एक ही है। जरा देखो, मैनेजर के पहले आर्टिकल आ रहा है, जी हाँ, कैशियर के आगे नहीं आ रहा, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही है। अब आप ये मत सोचना कि मैनेजर कैशियर कैसे होगा, मैनेजर अलग होता है, कैशियर अलग होता है। यस, जी हाँ, होता है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ बैंक्स इन इंडिया वेयर अ मैनेजर इज वर्किंग एज अ कैशियर, वो उसकी भांति भी काम कर रहा है, तो ये संभव है। और फिर आप तो जरा अपने कंसेप्ट पर देखना। अब इन दोनों में बताइए आप मुझे, एक वचन या बहुवचन? चूंकि दोनों बंदे एक ही हैं तो क्रिया कैसी होगी? एक वचन। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगने से क्रिया एक वचन हो जाती है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? बोलो मेरे साथ, वांट्स। मैनेजर जो कैशियर भी आपसे मिलना चाहता है। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज ऑब्लिक आर वर्किंग हार्ड। प्रिंसिपल जो टीचर भी है, अब ये दोनों बंदे एक ही है क्योंकि आर्टिकल द यहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लगा। यस नो? तो यहाँ पर ये दोनों एक ही, तो फिर क्या लगना चाहिए? फिर आप ये मत दिमाग लगाना कि प्रिंसिपल है तो टीचर कैसे होगा, टीचर होगा तो प्रिंसिपल कैसे सकता है। बहुत सारे टीचर प्रिंसिपल्स हैं, वो टीचर का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या बोल रहा हूँ, द क्रिकेटर एंड एक्टर, बिल्कुल हो सकता है, क्रिकेट भी खेलता हो और एक्टिंग भी करता हो। कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा है, तो हमारे पास पुनः क्या होगा? उसका हमारे पास लॉजिक क्या है? चूंकि एक्टर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा। द पोइट एंड टीचर, अब वो कवि, वो टीचर भी है, यानी कि जो टीचर है वही कवि है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाओगे? इज नो मोर। नो मोर का मतलब है डेड, वो नहीं रहा, मर गया। ठीक है साहब? तो आपने क्या देखा है कि अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, देखो कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ जहाँ जहाँ रूल्स ध्यान रखने हैं वो भी ध्यान रखना। क्या करना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट दो एंड से जुड़े हों लेकिन आर्टिकल एक ही जगह लग रहा हो। अब अगर दोनों जगह लग रहा हो तो जरा उस पर भी आते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। कर रहा हूँ मैं इनको डिलीट। देखो ये पूरी तरह से ब्लैंक। देखो सुनो, आर्टिकल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जोड़ दिया? एंड से। आर्टिकल सिंगुलर सब्जेक्ट, आर्टिकल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, आर्टिकल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है? तो दोनों समान हो गए। और जब दोनों समान हो गए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो फिर आपकी वर्ब, क्योंकि अब ये अलग है और ये अलग है, क्लियर कट याद रखना, दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है। और जब दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है तो फिर हमारी क्रिया वी का मतलब वर्ब, पी का मतलब प्लुरल। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इसी क्रम में नोट करो, इसी क्रम में नोट कर लो। चाहो तो आप इस पर ऐसे एक बाउंड्री बना लीजिए, ये लो, ठीक है। और लिखना चाहो तो क्या कहोगे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ हो, तो फिर आपकी क्रिया बहुवचन की आएगी क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर लव ऑब्लिक लव्स his oblique their students।
द फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन इज ऑब्लिक आर फ्रेंड्स। देखो, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ ध्यान दो, आर्टिकल द, यहाँ भी द, तो ये दोनों एक ही है। और जब दोनों अब ये दोनों अलग अलग हो गए, जो प्रिंसिपल साहब है वो अलग है और जो आपका अध्यापक जी हैं वो अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो क्रिया कौन सी, ये लगाओ ना, लॉस नो। क्यों? मेरे भैया और बहनों भी आपसे कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगने से क्रिया एक वचन हो जाती है, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा जी, बहुवचन वाली, यानी कि लव। हीज ऑब्लिक देयर स्टूडेंट्स। अब यहाँ बताइए, ये है पजेसिव, और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये पजेशन बताता है जिसके बारे में बात कर रहे हो। जब ये दोनों बंदे बहुवचन, दोनों बंदे अलग अलग है तो ये दोनों एक से ज़्यादा हो गए, और जब ये एक से ज़्यादा हो गए तो फिर यहाँ हीज नहीं बल्कि यहाँ आना चाहिए आपका क्या, देयर। तो क्या कहेंगे, द प्रिंसिपल एंड द टीचर लव देयर स्टूडेंट्स। ठीक है साहब, नहीं समझ में आया वो ये तो कोई बात नहीं, अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने एक अलग ही और लिख दिया आपको। फिर भी आप थोड़ा ये दिमाग लगाइए, अगर ये प्रिंसिपल अकेला होता और ये टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही होते तो ये तो हीज एक वचन के लिए आता है ना, तो फिर ये आता। पर अब ये दोनों जब कर रहे हैं कि अलग अलग है तो फिर उसका तो देखा पजेसिव आएगा ना। कोई बात नहीं समझ में आए, परेशान कतई मतों में आगे समझाऊंगा, अभी रुक जाइए। द फिल्म स्टार एंड द पॉलिटिशियन, द फिल्म स्टार एंड द पॉलिटिशियन इज ऑब्लिक आर फ्रेंड्स। अब दोनों बंदे अलग अलग है, फिल्म स्टार अलग है और राजनीतिज्ञ अलग है, तो अब यहाँ पर आर लगा दिया। ठीक है साहब, तो आप ये समझे कि जहाँ एंड से जुड़े हों लेकिन दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो तो फिर दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग हो जाती। अगला क्या करना चाह रहा हूँ जरा गौर करना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपने लिख लिया था तीसरा, तो मैं जरा चौथे पर आ जाऊँ। देखो यहाँ मैं आपसे क्या करना चाह रहा हूँ, अच्छा इसके पहले एक चीज़ थोड़े और नोट कर लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एडजेक्टिव के आगे लग रहा हो आर्टिकल, जैसे इसको भी क्लियर कर लो, अ ब्लैक एंड, क्लियर कर ही लो इसको यहीं, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, मैं रुक गया, अब आपको देखना है। पहले मुझे बताओ, अब तक जो कुछ आपने सुना है उसके आधार पर मुझे सूचित करो कि ये दोनों कुत्ते अलग अलग है, एक ही कुत्ता ही है। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, दोनों कुत्ते हैं ना जो अलग अलग है कि एक ही है। भाई साहब आर्टिकल एक के साथ लग रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट एडजेक्टिव है जो कुत्ते को क्वालिफाई करे, लेकिन दोनों कुत्ते एक ही हैं। सॉरी, दो कुत्ते ही नहीं है, ये दोनों शब्द जो आ रहा है वो एक ही कुत्ते के लिए आ रहा है, तो दो तो कुत्ते ही नहीं है, एक ही है। कारण समझ में आ रही बात को? तो अब आपने यहाँ क्या देखा, सेम थ्योरी हो रही है, वही आर्टिकल एक के साथ लग रहा है। फर्क क्या पड़ता है, केवल ब्लैक और वाइट ही तो आ रहा है। तो अब ब्लैक एंड वाइट डॉग, देखो, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग ऑलवेज बार्क ऑब्लिक बार्क्स एट मी। और इसी श्रृंखला में चौथा लिख दूं, जरा गौर करना पहले, उनके आधार पर आप समझ जाओगे। कोई नई बात नहीं है, जो कुछ पढ़ा है वही उदाहरण दे रहा हूं। अ ब्लैक एंड अ ब्राउन काउ वाज ऑब्लिक वर मूविंग ऑन द रोड। थोड़ा समझने की कोशिश करना, वो इस तरह उदाहरण हैं सारे बहुत अच्छे। क्या करना चाह रहा हूँ, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। मेरे सुधी छात्रों,
ये ब्लैक और ये वाइट, ये दोनों इस कुत्ते के लिए आ रहा है, आर्टिकल एक जगह लग रहा है, इसका मतलब ये कुत्ता एक ही है। और जब कुत्ता एक ही है तो क्रिया एक वचन की आएगी। एक वचन की क्रिया अगर मेन वर्ब हो रही तो फिर वहाँ हमें एस या एस लगाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, बाक्स। देखो क्या तात्पर्य कि एक ब्लैक और वाइट कुत्ता, यानी कि जो कुत्ता ब्लैक है वही वाइट है। अब ब्लैक एंड वाइट कुत्ता है, यानी कि एक काला और सफ़ेद कुत्ता हमेशा मेरी ओर भौंकता है। बाक्स एट मी, एट मी का मतलब मेरी ओर। अगला था चौथा वाक्य, अ ब्लैक एंड अ ब्राउन काउ। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ये गाय अलग है और यहाँ लग रहा है अ ब्लैक एंड अ ब्राउन काउ। एक गाय तो कैसी है जी, ब्लैक है, और एक कैसी है, ब्राउन। वाज ऑब्लिक वर मूविंग ऑन द रोड। अब यहाँ हमें लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों गायें अलग अलग है। कैसे पता चला, कारण यहाँ भी आर्टिकल लग रहा है और यहाँ भी आर्टिकल लग रहा है। एक नया शब्द है आपके सामने यहाँ पर, MOOING। जरा इसको यहाँ देख लीजिएगा, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। इस मुंह का मतलब होता है रंभाना। गाय की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं मुंह। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मूड, और इसी में लगा देते हैं ING। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये ING। तो अब यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ कि एक ब्लैक और एक ब्राउन गाय जो थी वो रोड पर रंभा रही थी। तो क्या समझे आपने, जो कुछ आपने पढ़ा है वही बताया है। यहाँ केवल एडजेक्टिव और आ रहा है, यहाँ केवल एक एडजेक्टिव और दिया जा रहा है, बाकी चीज़ वही है। ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, देखो चौथा पांचवा जो भी हो, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह अगर मैं नाउन भी लिखूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। पजेसिव सब्जेक्ट एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये जुड़ किससे रहा है, एंड से, और पीछे आ रहा है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपकी जो वर्ब आएगी वो आपकी एस होगी, एस फॉर सिंगुलर। क्या बोला मैंने, बताइए, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से जुड़ रहे हैं, पीछे सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है। ये नहीं कि यहाँ देखो आप, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं यहाँ आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्रिया सिंगुलर होगी। अब यहाँ एक प्रश्न और पैदा हो गया, क्या कि भैया ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो ये एडजेक्टिव का टॉपिक है, पर अभी इतना जान लीजिएगा, यहाँ ज़रा गौर करना। आई का पजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई, वी का बनता है आर, कहीं नोट करो आप, यू का बनता है योर, ही का बनता है हीज, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट्स, और जो आपका दे है, ध्यान देना, ये है आपके पजेसिव एडजेक्टिव। तो ज़रा नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये पजेसिव एडजेक्टिव है आपके इस साइड के। आई का पजेसिव क्या होता है, माई, वी का आर, यू का योर, ही का हीज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। और ये हमेशा अपने साथ नाउन लेते हैं। अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पूरी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी यहाँ मैं अपनी काम की बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक चल रहा है ध्यान दीजिएगा। ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी शब्द सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले हों और पीछे वाले के साथ ना हो, तो फिर वहाँ हमारी क्रिया सिंगुलर होगी। आप कॉपी कर दो, मैं हटा रहा हूँ। देखिए
माई टीचर एंड फादर इज ऑब्लिक आर कमिंग टू मीट मी। अब यहाँ देखो टीचर के आगे क्या लग रहा है, माई लग रहा है ना, ये टीचर आपका सब्जेक्ट है। कैसा, एस एस लिखूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। माई आ रहा है लेकिन फादर के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो विद्यार्थियों ये दोनों एक ही है। जो मेरे पिताजी हैं वही टीचर है, जो टीचर है वही मेरे पिताजी है। क्यों? क्योंकि माई एक जगह लग रहा है। तो अब आप बताइए मुझे वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। मेरे पिताजी जो टीचर हैं, यानी कि मेरे टीचर पिताजी यानी कि अध्यापक पिताजी मुझे मिलने आ रहे हैं, इज कमिंग टू मीट मी। समझ में आ रही है? तो हाँ बोलो। अगला देखेंगे आप लोग, योर ब्रदर एंड फ्रेंड, योर ब्रदर एंड फ्रेंड want oblique wants to join this class। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो आपका भाई है और ये मित्र, क्या ये दोनों बंदे अलग अलग हैं? नो। अरे कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? चूँकि इसके आगे लग रहा है योर, तो योर ब्रदर एंड फ्रेंड, जो आपके भाई हैं वही आपका मित्र भी है। तो ये दोनों शख्स एक ही है। जब दोनों पर्सनैलिटी, दोनों पर्सन एक ही है मेरे विद्यार्थियों, तो क्रिया एकवचन की आनी चाहिए ना, क्योंकि क्रिया तो फॉलो किसका करते हैं? अपने सब्जेक्ट का। मैंने यही तो बताया था कल आपको। लेकिन ये सब्जेक्ट पहचानना है तो मुश्किल है, और उसका कंसेप्ट ये है कि ये जब दोनों एक है तो फिर बहुवचन की क्रिया क्यों लगाएं? ये तो एक ही है ना, तो फिर क्रिया एक वचन की क्रिया होती है। फर्स्ट फॉर्म एस एस लगा दे तो एक वचन की हो जाती है। इसका मतलब योर ब्रदर एंड फ्रेंड वांट्स टू ज्वाइन दिस क्लास। आपका भाई और आपका मित्र, जो आपका मित्र भी, वो इस क्लास को ज्वाइन करना चाह रहा है। लेकिन अब यहीं देखो, बट लगा कर लिख रहा हूँ, दोनों जगह पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा हो, दोनों जगह पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा हो, तो फिर वो दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए आप लोग, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ये किससे जोड़ दिया जी? एंड से। दिखाई पड़ रहा है क्या बोला मैंने आपको? देखो, पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पी का तात्पर्य क्या है? पजेसिव, एडीजे एडजेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट। ज़रा गौर से, लंबी चौड़ी लाइन लिखने से बेटर है कि आप ऐसे ही लिखें, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट एंड, और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फिर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट एंड पजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट SUB है। तो फिर आपकी जो वर्ब होगी वो P होगी, मतलब कि V फॉर वर्ब और P फॉर प्लुरल। ऐसी कंडीशन में हमारी वर्ब कैसी होगी जी? प्लुरल होगी। तो ध्यान दीजिएगा साहब। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, माई फ्रेंड एंड माई टीचर, माई फ्रेंड एंड माई टीचर। मैं इसको हटा दूँ, अब यहाँ लिख देता हूँ, माई फ्रेंड एंड माई टीचर ऑलवेज स्पीक ऑब्लिक स्पीक्स इन इंग्लिश। अब आप जरा देखो, माई फ्रेंड एंड माई टीचर, दोनों के आगे माई लग रहा है। यहाँ देखो, फ्रेंड के आगे भी क्या है? माई।
और टीचर के आगे भी क्या है, माई। जब दोनों के आगे माई लग रहा है यानी कि दोनों के आगे पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है तो फिर ये दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है, और जब अलग अलग है तो बच्चों और बच्चियों फिर क्रिया बहुवचन की, और एस या एस लगते हैं क्रिया एक वचन की हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, स्पीक इन इंग्लिश। मेरा मित्र भी और मेरे अध्यापक भी अंग्रेजी में बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इसका थोड़ा सा एक जो अपवाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन इससे कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रेरी जा रहा है। जरा देखिए, यहाँ बट लगा कर लिखा है मैंने 5वें में ना, अब मैं नोट लगा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा, कॉपी पढ़ते वक्त भी आपको मज़ा आएगा। अरे आनंद आएगा ना, और अभी भी आ रहा है तो यस करो। आनंद तब आता है जब समझ में आता है। सुन लो बात को, मज़ा तब आता है जब कोई समझ में आती है, और समझ में कब आती है, जब थोड़े एफर्ट देने पड़ते हैं, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और जब मज़ा आता है तो फिर चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, याद रह जाती है। ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ देखो, नोट करके एक चीज़ देख लीजिएगा। अभी हमने कहा पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ होना चाहिए, एक जगह, तो फिर वो सिंगुलर, और दोनों जगह हो तो लेकिन ज़रा गौर करना, नोट में देखो। अगर मैं आपसे कहूँ माई फादर एंड मदर लव्स मी, अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। पहला आंसर आपकी ओर से आना चाहिए, हेलो, पहला आंसर आपकी ओर से आना चाहिए। एक वचन मानोगे तो लव्स, बहुवचन मानोगे तो लव। अब मेरा सब्जेक्ट एक वचन एक बहुवचन ही है, जल्दी बोलो। देखो जी, नियमानुसार, सूत्रानुसार जो कुछ आपने सुना था उसके मुताबिक तो क्या था कि फादर के आगे माई लग रहा है, मदर के आगे कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक वचन होना चाहिए। लेकिन जहाँ फैमिली के मेंबर्स हों जिनका जेंडर ही भिन्न भिन्न हो, तो यार वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन बी योर फादर, हाउ कैन योर फादर बी योर मदर। आपके पिताजी माँ कैसे हो सकते हैं, माँ हैं तो पिताजी कैसे होंगे, दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या करना चाह रहा हूँ कि फादर के आगे ही लग रहा है पजेसिव, मदर के नहीं लग रहा है, इसके बावजूद भी दोनों बहुवचन है, और यहाँ आपको यूज क्या करना पड़ेगा जी। बात समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी बैठी हुई है। तो निर्भर करता है कंसेप्ट पर कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है साहब, आगे मैं इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट और सूत्र है वो चर्चा करूंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, डोंट मिस वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के जितने भी वीडियो आए उन सबको देखना। एक बार तो बस विश्वास कर लो मेरी बात पर। हजारों विद्यार्थियों को मैंने ये विश्वास दिला करके उनका काम करवा दिया और हो गए वो। आपसे ही बोल रहा हूँ, अंग्रेजी कितनी ही कमज़ोर हो, जैसा कहा जाए वैसे आप बिल्कुल कॉपी और नोटबुक लेकर करते रहें, ठीक है। और झाई झपेड़े वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जैसे कहो वैसे करते रहो, आपका काम हो जाएगा। बस मैं इसके 4-5 पार्ट जितने बनाऊँ उनको कॉपी पेन लेकर करना, और आपसे प्रश्न करवाऊँगा, आप इस टॉपिक के प्रश्न कर दोगे। ठीक है साहब, थैंक यू।